गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है वो है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। यानी कि इससे पूर्व हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 जिसमें हमने आरंभिक नगरों के बारे में पढ़ा था। देखिए अब यहाँ तक नगरीकरण हो चुका था। अब नगरीकरण जब हो गया तो लोगों का जो ध्यान था वो साहित्य की तरफ भी गया। लोग अपने आप को थोड़ा डेवलप और करने लगे। जैसे जैसे लोगों के जो है माध्यम जो है भाषा का विकास, वो भाषाई विकास होने का लगा। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे भाषाई विकास होता गया उन लोगों ने अपना साहित्यिक विकास भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कि आरंभिक किताबें कैसी थी, उन लोगों की कब्रें, उन लोगों का कब्रों का निर्माण किस टाइप से किया था उन लोगों ने, तो ये सब जानकारी हमें यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखिए सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक जो है वो हमारा ऋग्वेद है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक हमारा जो वेद है वो है वेद है। यानी कि वेद जो है हमारे वो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है और उसमें भी सबसे प्राचीन जो है हमारा वो है ऋग्वेद। ठीक है, वो ऋग्वेद है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, यानी दुनिया के जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं इनमें सबसे पुराने हमारे वेद हैं और उनमें भी ऋग्वेद सबसे पुराना है। तो आप देखिए अब पहली हेडिंग आप डालेंगे यहाँ पर। पहली हेडिंग किस प्रकार से डालेंगे? ठीक है, पहली हेडिंग डालेंगे आप वेद ऋग्वेद, यहाँ पे डैश लगा के इस तरह से दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। ठीक है, वेद ऋग्वेद, फिर यहाँ आगे इस तरह से डैश लगा के दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। ठीक है, ये आपकी आज की हेडिंग है। अब इसी हेडिंग को हमें लिखना है पूरा। इस हेडिंग में हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग, मैं जो पॉइंट बताता जाता हूँ पॉइंट के अकॉर्डिंग उतारते जाते हैं और आप लिखते जाते हैं, मैं ये समझ रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। तो आपने हेडिंग डाल ली होगी वेद ऋग्वेद डैश लगा के दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। ठीक है, देखिए वेद, जैसा कि आपको पता है कि वेद जो हैं वो हमारे चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिए यहाँ पे, पहला पॉइंट कि वेद चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट आपका जो है सबसे पुराना जो वेद है हमारा वो ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। यानी सबसे पुराना जो है हमारा जो वेद है वो ऋग्वेद है और इसकी रचना जो है लगभग 3500 साल पहले हुई। यानी कि ईसा से 1500 ईस्वी पूर्व, ईसा से 1500 ईस्वी पूर्व। देखिए मैं बार बार तिथियों को दोनों हिस्सों में बांट के बताता हूं, इसलिए बताता हूं कि काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बार बार बांट के बताता हूं। यानी ये हमने यहाँ पर ईसा वाला समय ऐड कर लिया है, तब हमारा 3500 साल पहले हुआ है। अगर हम ईसा वाला समय हटा देंगे तो मात्र 1500 साल पूर्व ईसा पूर्व हो जाएगा केवल। ठीक है, तो ये चीज अपने ध्यान में रखिए, अपने जेहन में रखिए, ताकि अगर कहीं क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ लिया जाए तो आपसे क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपने लिख लिया होगा, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। ठीक है, देखिए अब ऋग्वेद में ही जो है इसके अंतर्गत सब पॉइंट आप लिखेंगे ऋग्वेद के अंतर्गत ही। ठीक है, ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। ऋग्वेद में देखिए सेकंड पॉइंट में पहला सब पॉइंट आप इस तरह से डालेंगे, ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे सब पॉइंट है, सेकंड सब पॉइंट है आपका सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, यानी कि जो अच्छी तरह से बोला गया है उसे सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, थर्ड यहाँ पे सब पॉइंट है, थर्ड सब पॉइंट आपका वेद में ही, सेकंड वाले सब पॉइंट में थर्ड सब पॉइंट है, ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। यानी कि ये सूक्त है, यानी कि जो प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रची गई हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला सब पॉइंट है, यानी चौथा सब पॉइंट आएगा इसमें। देखिए इसमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा सब पॉइंट इसमें ये है कि इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। 3 देवता कौन कौन से हैं? देखिए पहला, यानी कि आपने चौथा सब पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं, चौथा सब पॉइंट में पहला हेडिंग यानी ए, चौथा सब पॉइंट में ए पॉइंट बना दीजिए अग्नि। देखिए अग्नि कौन है? अग्नि आग के देवता हैं। ठीक है, अग्नि के आगे डैश ला के लिख दीजिए आग के देवता। सेकंड यानी कि बी नंबर के जो है हमारे इंद्र हैं। इंद्र कौन है? इंद्र जो है ये युद्ध के देवता हैं। इंद्र जो है वो युद्ध के देवता हैं, बी आपने पॉइंट लिख लिया। सी वाला पॉइंट है आपका सोम। सोम जो है, सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। यानी कि सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। तो आपने ये इसके तीनों पॉइंट लिख लिए। ठीक है, तो यहां पर आपने देखिए, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका सेकंड पॉइंट था ऋग्वेद, नहीं सेकंड पॉइंट जो आपका था वो था सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। सेकंड पॉइंट का पहला सब पॉइंट है ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। ठीक है, सेकंड यानी कि सेकंड पॉइंट का सेकंड सब पॉइंट है सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया।
थर्ड सब पॉइंट है ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। फोर्थ सब पॉइंट है इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। अब फोर्थ सब पॉइंट में ही इसमें ए पॉइंट डालेंगे आप अग्नि, यानी अग्नि का मतलब है आग के देवता, अग्नि आग के देवता है। बी सब पॉइंट इसमें ही डालेंगे आप यानी कि इंद्र युद्ध के देवता है। सी वाला है सोम एक पौधा है जिससे खास पेय बनाया जाता था। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट डाल लिए यहां पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आप पांचवा जो है सॉरी पांचवा सब पॉइंट इसमें डालेंगे, यानी कि जो आप सेकंड पॉइंट चल रहा था ऋग्वेद वाला, इसमें पांचवा सब पॉइंट डालेंगे। ऋग्वेद की भाषा जो है वो प्राग या संस्कृति या वैदिक संस्कृत कहलाती है। यानी ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राकृतिक संस्कृत या वैदिक संस्कृति कहलाती है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ऋग्वेद जो था यानी कि ये पांडुलिपियां वगैरह हमें मिली थी, यानी कि लगभग हमें 1000 सूक्त वाली पांडुलिपियां, लगभग 1000 सूक्त हमने इकट्ठे किए थे ऋग्वेद के, और ये विभिन्न जगहों से हमें मिली, कुछ कश्मीर से मिली, कुछ भारत के अन्य राज्यों में से भी मिली हैं। ठीक है, लेकिन जो अभी हाल ही में जो वेदों की पुस्तकें छापी गई हैं, वेदों की पुस्तकों को छापने का काम जो आज से लगभग 200 साल पहले हुआ है, आज से लगभग 200 साल पहले वेदों की पुस्तकें छापी गई हैं। ठीक है, यानी पेपर पर आज से 200 साल पहले पुस्तकें छापी गई हैं। उससे पहले की जो थी ये पांडुलिपियों पे थी ये। ठीक है, यानी कि जो ऋग्वेद के सूक्त थे उससे पहले पांडुलिपियों में थे, तो आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो आपने पांचवा सब पॉइंट लिख लिया होगा, ऋग्वेद की भाषा संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती है। ठीक है, देखिए ऋग्वेद का जो है इसका उच्चारण किया जाता था। छठवां सब पॉइंट ये वाला है, यहाँ पे छठवां सब पॉइंट है ऋग्वेद का, यानी कि उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। देखिए आप जानते ही होंगे, जैसा कि इस कथन का मतलब, कहने का मतलब ये है कि वैदिक काल में ऐसे कोई साधन तो थे नहीं कि हर किसी विद्यार्थी के हाथ में एक पुस्तक पकड़ा दी जाए। तो क्या होता था, गुरु पेड़ के नीचे गुरु बैठ जाते थे, यानी पेड़ की छांव में यहाँ पे गुरु बैठते थे, सेंटर में गुरु बैठ जाते थे, और पेड़ के नीचे यहाँ पे शिष्य बैठते थे। तो गुरु बोलते जाते थे और शिष्य उसे श्रवण करके सुनते जाते थे। काफी बार क्या होता था, कंठस्थ करने के लिए जो शिष्यों के द्वारा सस्वर वाचन भी किया जाता था। इस सस्वर वाचन का मतलब क्या होता है कि गुरु जो होते थे सूक्तों को बोलते थे, जैसे गायत्री मंत्र हुआ तो गायत्री मंत्र जैसे ओम, तो छात्र भी बोल रहे हैं उनके साथ ओम। ठीक है, फिर भूर्भुवा ऐसे करके, तो उसे बोलते हैं सस्वर वाचन, सस्वर वाचन, यानी कि जैसा गुरु बोल रहे हैं उसी का हमें फॉलो करते हुए वैसे ही शब्दों को हमें बोलना है, इसे बोलते हैं सस्वर वाचन। ठीक है, सस्वर वाचन बोला जाता है इसे। तो आपने छठवां सब पॉइंट यहां लिख लिया था। अब देखिए यहां पर नोट करके एक चीज आप और डालेंगे, नोट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करके यहां पर नोट आप डाल दीजिए इसके नीचे। ठीक है, नोट करके एक चीज डालेंगे यहां पर, ये लिखना बहुत जरूरी है। देखिए वैदिक प्रार्थनाओं की रचना जो थी वो ऋषियों ने की थी, यानी कि ऋग्वेद में या वेदों में जो प्रार्थनाएं हैं इनकी रचना जो थी ऋषियों ने की थी, लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना जो है वो महिलाओं ने भी की थी। ठीक है, ये इस तरह के जो है स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं प्रश्नों में डाल के, यानी आपसे पूछ लिया गया कहीं प्रश्न में डाल के ऋग्वेद के संदर्भ में 4 ऑप्शन दे दिए, 4 स्टेटमेंट दे दिए, उसमें पूछ लिया गया कि ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएं हैं यानी सूक्त हैं उनकी रचना ऋषियों ने की थी। तो आप तो लगा देंगे हाँ शायद ऋषियों ने की होगी। जी नहीं, ऋषियों ने तो की ही थी, लेकिन कुछ महिलाओं ने भी उनकी रचना की थी। ठीक है, तो आप नोट में डाल दीजिए वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ठीक है, तो नोट में आपने ये डाल दिया। इसके साथ आपका जो वेद यानी वेद वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब अगली हेडिंग आपकी जो है मवेशी, घोड़े और रथ। अच्छा, एक बात मैं आपको यहां बता देना चाहूंगा, ये आपका जो है ऋग्वैदिक काल चल रहा है। ऋग्वैदिक काल का यानी कि 3500 साल पहले का समय क्रम चल रहा है, ये आप दिमाग में बैठा के चलिए। यानी कि मवेशी, घोड़े और रथ जो बात हो रही है वो ऋग्वैदिक काल के मवेशी, घोड़े और रथ की बात हो रही है। ठीक है, आप ये ना सोचें हड़प्पा वाले काल की बात कर रहे हैं या मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं। जी नहीं, हम ऋग्वैदिक काल यानी कि 3500 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके दिमाग में आना जरूरी है ये। ठीक है, तो आप अगली हेडिंग डालेंगे मवेशी, घोड़े और रथ। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट आप लिखेंगे मवेशी और घोड़े और रथ में। देखिए ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, देखिए अब आपको एक बात यहाँ पे जानने की मिली कि हमारे समाज में जो पितृसत्ता चली आ रही है, पितृसत्ता की जो रूढ़वादी परंपरा चली आ रही है वो आज से नहीं है, यानी हजारों साल से पहले से व्याप्त है। ठीक है, अगर आपसे कहीं भी मेंस के पेपर में अगर इंक्लूड यानी कि आप निबंध वगैरह लिख रहे हैं या कोई प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, मेंस का जो कोई प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आप बता सकते हैं इसका जिक्र हमें यहीं से नहीं मिल रहा है, हमें ऋग्वैदिक काल से मिल रहा है। यानी ऋग्वेद तक में हमारे यानी कि जो हमारा वेद है, हमारा जो प्रथम वेद है, उसमें भी पुत्रों की प्राप्ति के लिए मंत्र दिए गए, अनेक प्रार्थनाएं दी गई हैं। यानी तब
भी हमारे यहाँ पुत्रों की ही चाह ज्यादा थी, यानी पुत्रियों से ज्यादा लोग पुत्रों को वरीयता देते थे। नहीं, पितृ सत्तात्मक जो 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 सत्ता रही है वो 3500 साल पहले भी थी, आज नहीं है, वो 3500 साल पहले से चली आ रही है। ठीक है, इस तरह से अगर आप डिफाइन करेंगे, विद तथ्यों के डिफाइन करेंगे किसी प्रश्न को, तो यकीन मानिए जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो देखकर ही आपसे प्रसन्न हो जाएगा कि हाँ बंदे ने पढ़ाई की है, बंदे को डीप नॉलेज है। ठीक है, तो ये चीजें अपने माइंड में बैठा के रखिए कि ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। तो आपने पहला पॉइंट लिख लिया। सेकंड पॉइंट यहां पर है। सेकंड पॉइंट, यहां पर घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था, यानी कि जो ऋग्वेद में घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं थी, इनमें घोड़ों का जो प्रयोग होता था, घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। ठीक है, अब यहां पर अगला पॉइंट आप डालेंगे, थर्ड पॉइंट आपका जो है, थर्ड पॉइंट आप ध्यान से लिखेंगे, लड़ाइयां जमीन के लिए, लड़ाइयां, देखिए लड़ाइयां जमीन के लिए, कुछ पानी के स्रोतों के लिए, कुछ जो थी वो प्राणी के स्रोतों के लिए, और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, लड़ाइयां जमीन के लिए, कुछ लड़ाइयां कुछ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। यानी तीसरे पॉइंट में पूरी लाइन ऐड कर देंगे कि लड़ाइयां जमीन के लिए, कुछ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट इसमें डालते हैं, चौथा पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट आपका जो है, ठीक है, युद्ध में जो जीता गया धन था, यानी युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग जो था, कुछ भाग सरदार और कुछ हिस्सा पुरोहित रखते थे। यानी युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग जो था सरदार, यानी कि युद्ध लड़ने वाला जो था, उनका नेतृत्वकर्ता जो था, यानी मेन मुखिया था, वो सरदार वो बोला जाता था। कुछ हिस्सा सरदार रखता था और उसका कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। ठीक है, यानी युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार और कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। ठीक है, और कौमा शेष धन जो था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। ठीक है, कौमा शेष धन जो आम लोगों में बांट दिया जाता था। तो आप चौथा पॉइंट फिर से लिख लीजिए, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार और कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। तो चौथा पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट आपका जो है यहाँ पे, कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था, यानी युद्ध का कुछ धन जो है वो यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। ठीक है, अब छठवां पॉइंट है, देखिए ऋग्वैदिक काल के यज्ञों में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो अब छठवां पॉइंट लिख लीजिए, एक जो है यज्ञ में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। ठीक है, यानी जो ऋग्वैदिक काल है 3500 साल पहले जो की प्रथा थी, उसमें यज्ञ जो होते थे उसमें घी, अनाज और कभी कभी हमें वहां पर जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। ठीक है, तो छठवां पॉइंट आप लिख लीजिए, यज्ञ में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो आपने सातवां पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, सातवां पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए अधिकांश पुरुष जो थे वो युद्धों में भाग लेते थे, यानी युद्ध होते थे उनमें अधिकांश पुरुष भाग लेते थे, यानी कोई महिला भाग नहीं लेती थी। ठीक है, और आठवां पॉइंट है आपका, आठवां पॉइंट यहाँ पे आपका है, इनकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। ठीक है, इनकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। ठीक है, तो आठवां यानी सातवां पॉइंट आपका जो है वो है, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। ठीक है, नवा पॉइंट है, नवा पॉइंट आप लिखेंगे यहां पर, मैं बता रहा हूं, देखिए ये बहादुर और कुशल योद्धा को अपना सरदार चुनते थे, यानी कि ये ऐसे लोगों को अपना सरदार बनाते चुनते थे जो बहादुर हो और कुशल योद्धा हो। तो आप नवा पॉइंट लिख लीजिए, ये बहादुर और कुशल योद्धा को अपना सरदार चुनते थे, यानी उस समय के जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो बहादुर और कुशल योद्धा को अपना सरदार चुनते थे। ठीक है, तो 9 पॉइंट इसमें थे, 9 के 9 पॉइंट आपने लिख लिए। अब चलिए आगे, अब अगली इसमें हेडिंग है वो है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, यानी कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द यहाँ पे आएंगे, कुछ शब्द जो हैं ऋग्वैदिक काल के, तो वो यहाँ पर आप हेडिंग आप डाल लीजिए, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। यहाँ पर जानेंगे कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, पहला पॉइंट आपका जो है, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। यानी कि लोगों का जो वर्गीकरण है ऋग्वैदिक काल में भी काम, भाषा, परिवार या समुदाय निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहां पे आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट आप यहां पे लिखेंगे, पुरोहित, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था,
पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, वे तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। वे तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। सेकंड पॉइंट आपका ये वाला है, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, वे तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट जो है उसमें डाल दीजिए राजा। राजा करके हेडिंग टाइप डाल दीजिए, यानी कि ब्लू पेन से राजा करके उसे अंडरलाइन कर दीजिए राजा, फिर आगे डैश लगा के राजा में लिख लीजिए यहाँ पर राजा में। ठीक है, देखिए राजा जो था उस समय के राजा आज के राजाओं के जैसे नहीं होते थे। जैसे आज के समय में आपने राजा सुने, अकबर के बारे में सुना, यानी मुगल वंश के जो शासकों के बारे में सुना, तमाम जो है शासकों के बारे में सुना, तो आपने पाया उन्होंने अपने अपने किले बनाए, किलेबंदी की, अपनी विशाल सेना रखी। ठीक है, तमाम तरह के कर लगाए। उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है, उस समय के राजा आज के राजाओं की तरह जैसे नहीं थे, एकदम डिफरेंट थे उस समय के राजा। तो राजा इनके पास ना तो बड़ी सेना होती थी, नहीं राजा में लिखेंगे ये ना तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, और ना इनके पास सेना थी, और ना ही ये कर वसूलते थे। ठीक है, तो राजा में आपका जो पॉइंट है राजा। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट कौन सा है, ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है राजा। इसमें डेस्क लगा के आप लिख लीजिए कि ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, और ना ही ये कर वसूलते थे। ठीक है, चौथा यानी तीसरे पॉइंट में सब पॉइंट करके इस तरह से आप लिखेंगे, तीसरे पॉइंट में सब पॉइंट करके इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, सब पॉइंट करके, प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। यानी कि यहां पर ऐसा नहीं था कि पिता के मरने के बाद जो है उसका पुत्र ही उसका वारिस ही उसका जो है सिंहासन संभालेगा, ऐसा कुछ रूल नहीं था। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था वहां पर जो लोग थे अपने सरदार का या अपने राजा का चुनाव कुशल नेतृत्व वाला यानी कुशल योद्धा और जो बहादुर हो साहसी हो उसी को करते थे। यानी लोग चुनाव एक तरह से लोकतांत्रिक चुनाव होता था वहां पे। ठीक है, तो यहां पर राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो आपने इसमें ही सब पॉइंट करके, तीसरे का सब पॉइंट करके आपने ये लिख लिया होगा। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, देखिए जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। ठीक है, और ये शब्द कौन कौन से थे मैं बता रहा हूं। देखिए पहला शब्द, तो इसमें से पहला शब्द जो है वो है जन। ठीक है, पहला तो है जन, और दूसरा है यहाँ पे शब्द जो है वो है विष। दूसरा शब्द जो है वो है विष। नहीं, पहला तो जन है, दूसरा सॉरी विष, मैंने जहर वाला विष लिख दिया, विष है। ठीक है, विष, ये वाला विष है। ठीक है, तो विष या वैश्य। ठीक है, विष या वैश्य, विष से क्या निकला है, वैश्य शब्द निकला है। व्यापारी गढ़ को आज वैश्य कहा जाता है। ठीक है, विष या वैश्य, तो ये दो थे। ठीक है, यानी कि जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। कौन कौन से थे, जन या विष। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे, पांचवा पॉइंट, ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। यानी कि ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरजन यानी कि हमारे भारतवासियों को पुरजन, कहीं कहीं भरतजन, कहीं कहीं यदुजन जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, तो आप पांचवा पॉइंट लिख लेंगे, ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, तो आपने पांचवा पॉइंट भी लिख लिया होगा। अब छठवां पॉइंट यहां पे लिखेंगे। देखिए यहां पर छठवां पॉइंट जो है, यानी कि जो प्रार्थनाएं थी, ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएं थी या सूक्त थे, जिन लोगों ने इनकी रचनाएं की थी वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। यानी जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। ठीक है, यानी कि जिन लोगों ने जो ऋग्वेद काल में जो ग्रंथ बने और भी समकालीन ग्रंथ थे, ऋग्वेद के समकालीन आसपास यानी कि उसके पीछे के समय में और भी ग्रंथ बने, तो उनकी जो ग्रंथों की उन ग्रंथों में प्रार्थनाओं की रचना की, तो वो रचना करने वाले लोग थे, खुद को आर्य कहते थे, और वे अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। ठीक है, अपने विरोधियों को ये लोग दास या दस्यु कहते थे। ठीक है, सातवां पॉइंट आप लिखेंगे, सातवां पॉइंट यहां पर, दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। यानी इनकी नजरों में दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। ठीक है, अब सातवें पॉइंट में सब पॉइंट करके लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है, सातवें पॉइंट में सब पॉइंट करके लिखेंगे, बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। ठीक है, सातवें पॉइंट में सब पॉइंट करके इस तरह से लिखेंगे कि बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। ठीक है, तो आपने ये लिख लिया पूरा सातवां पॉइंट।
इसी के साथ आपकी ये हेडिंग कंप्लीट हो जाती है। तब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर अगली हेडिंग जो है वो है महापाषाण कब्रें। ये अगली हेडिंग है महापाषाण कब्रें, ठीक है, ये आप हेडिंग डाल दीजिए महापाषाण कब्रें, ठीक है, ये अगली हेडिंग है आपकी, ठीक है, महापाषाण कब्रें। देखिए महापाषाण कब्रों के बनाने की प्रथा जो थी लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई, यानी कि यहां आप पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिए, प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। महापाषाण कब्रों में ही पहला पॉइंट आप लिखेंगे प्रथा, यह प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे यहां पर, सेकंड पॉइंट यहां पे लिखेंगे, यहां पर आप यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। दक्कन वाला हिस्सा जानते ही होंगे, यानी आज का महाराष्ट्र, जिसे दक्कन बोला जाता था, दक्कन बोला जाता है, ठीक है। तो यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। सेकंड पॉइंट आपने लिख लिया होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है यहां पर, थर्ड पॉइंट आपका ये वाला है, कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। यानी कुछ क्या होता है, जैसे आज के टाइम में आप देखते होंगे जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनकी कब्रें जो होती हैं उसके आगे पत्थर से लगा देते हैं तो मालूम पड़ जाता है यहाँ पे कब्र है, ठीक है। उसी प्रकार से उस समय भी कब्र इस टाइप से बनाई जाती थी कि कुछ के बाहर ऊपर पत्थर लगाए जाते थे, कुछ के जमीन के अंदर पत्थर लगाए जाते थे, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती तो मालूम नहीं पड़ता था, ठीक है। तो कुछ महापाषाण जो है जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं, ठीक है। तो आपने थर्ड पॉइंट आपने लिख लिया। चौथा पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट यहां पे आपका जो है देखिए चौथा पॉइंट है आपका यहां पर ये वाला, सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सामान्यतः मृतकों को काले लाल मिट्टी के बर्तनों, जहां पे देखिए चौथा पॉइंट मैं पूरा लिखवा रहा हूं, जो है सामान्यतः मृतकों को काले लाल मिट्टी के बर्तनों, लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर के सोने के गहने के साथ दफनाया जाता था, ठीक है। चौथा पॉइंट इस तरह से पूरा करके लिख लीजिए, सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों, जिन्हें ब्रैकेट में ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है, कॉमा लोहे के औजार, कॉमा हथियार, लोहे के औजार और हथियार, कॉमा घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर के सोने के गहने के साथ दफनाया जाता था, ठीक है। तो आपने लिख लिया होगा ये चौथा पॉइंट। देखिए क्या होता है, मैंने पहले भी बताया कि एनसीईआरटी में कोई एक लाइन अपने आप में पूर्ण नहीं होती है, तो मैं जो है 2 या 3 लाइनें कंप्लीट, यानी 2 या 3 लाइनों को जोड़कर तब एक लाइन बनवाता हूं, तो आप उसी वे में लिखा कीजिए जैसे मैं लिखवाता हूं, ठीक है। तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, यानी आपको समझने में भी आसानी रहेगी और आप जब पढ़ेंगे आप तो आपको पढ़ने में भी एक रोचकता आएगी, पढ़ने में भी एक लयबद्धता आएगी उस समय। तो आपने चौथा पॉइंट आपने लिख लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा पॉइंट है यहां पर, पांचवा पॉइंट आपका जो है यहां पर ये है ब्रह्मगिरी। देखिए ब्रह्मगिरी जो पड़ता है वो कर्नाटक में पड़ता है, ब्रह्मगिरी ब्रैकेट में कर्नाटक, देखिए जगह मालूम होनी चाहिए कौन सी जगह कहां पड़ रही है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में पड़ता है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, ठीक है। ब्रह्मगिरी यानी कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी में जो है ब्रह्मगिरी में एक कब्र में, यानी ब्रह्मगिरी में एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, ठीक है। तो आप पांचवा पॉइंट लिखेंगे ब्रह्मगिरी ब्रैकेट में कर्नाटक में एक कब्र में, कर्नाटक में एक कब्र में, यानी एक कब्र यहां और लगा दीजिए, एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। ये आपका पांचवा पॉइंट है, ब्रह्मगिरी यानी ब्रैकेट में कर्नाटक में एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, ठीक है। तो आपका पांचवा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब छठवां पॉइंट है यहां पर इनाम गांव। देखिए इनाम गांव जो है वो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ये आप जान लीजिए। इनाम गांव जो है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। ब्रैकेट में महाराष्ट्र डाल दीजिए। देखिए जितनी भी जगह आती हैं, जितने भी स्थल आते हैं, उनका राज्य जरूर डाला कीजिए, जिससे कि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि कौन सा पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है, ठीक है। काफी बार क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे राज्यों के बारे में पूछ लेते हैं कि भाई ये पूरा स्थल कौन से राज्य में पड़ता है, तो आपको राज्यों के नाम भी आने चाहिए, ये इस राज्य का है, ठीक है। अभी प्रीवियस किसी वीडियो पे मुझे कमेंट किया था कि हल्लूर जो जगह है वो कहां पड़ती है, वो कर्नाटक में पड़ती है, ठीक है।
शायद उस जो है उस वीडियो में शायद मुझसे गलती हो गई हो, मैं मानता हूं तभी पूछा है मुझसे। वैसे मैं स्पष्टली सबको बता देता हूं कौन सी जगह कहां पड़ती है। शायद मैंने कहीं कोई और राज्य बोल दिया हो, उस पर्सन को कंफ्यूजन हुआ इसलिए उसने पूछा हो, मे भी ये हो सकता है। ठीक है, तो हल्लूर जो है कर्नाटक में पड़ता है। इनाम गांव, देखिए इनाम गांव महाराष्ट्र, ब्रैकेट में लिख लीजिए महाराष्ट्र, यानी इनाम गांव जो आपका अगला पॉइंट है, छठवां पॉइंट है, इनाम गांव ब्रैकेट में महाराष्ट्र, डैश लगा के यहां लिखेंगे, डैश लगा के, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। ठीक है, यह है भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है, इनाम गांव। ठीक है, और महाराष्ट्र में पड़ता है, मैंने ब्रैकेट में लिखवा दिया है। अब इसमें ही सब पॉइंट, छठवें में सब पॉइंट आप लिखेंगे या छठवें में सब पॉइंट आप लिखेंगे। ठीक है, छठवें में सब पॉइंट करके लिखेंगे। यहां एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। ठीक है, यानी कि यहां एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के संदूक में दफनाया गया था। यह आपका छठवें का पहला सब पॉइंट है, इसमें आप लिख लेंगे आप। ठीक है, इनाम गांव वाले में। अब यहां पर अगला सब पॉइंट है, इसमें अगला सब पॉइंट है यहां पे, यानी कि सेकंड सब पॉइंट है छठवें में। सेकंड सब पॉइंट है आपका, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। इसके अलावा यहां पर जानवरों की हड्डियां, ठीक है, जानवरों की हड्डियां, गाय, बैल, देखिए जानवरों की हड्डियां, बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्रित करने के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, यानी कि इनाम गांव में पुरातत्वविदों को जो है, मैं बता रहा हूं फिर से, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज तथा जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी तथा अन्य जानवरों की हड्डियां मिली हैं। बेर, आंवला, जामुन, खजूर इत्यादि एकत्रित करने के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, तो आपने ये छठवें का सेकंड पॉइंट आपने लिख लिया होगा। देखिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर आप लिखने में स्लो हैं तो वीडियो को सुन के पॉज कर लिया कीजिए। इस तरह से वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए, यानी कि वीडियो में इस तरह से पॉज का ऑप्शन होता है, बीच में टच करने से पॉज हो जाती है, तो पॉज कर लिया कीजिए, वहीं रोक लिया कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो आपने लिख लिया पूरा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट आती हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, ये आप लिख लीजिए। ये पता है, ये महत्वपूर्ण तिथियां लिखवाने का रीजन, प्रयोजन मेरा ये है कि लास्ट टाइम पे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास इतना समय नहीं होता है, हम जल्दबाजी में किताब उठाते होते हैं, तो कम से कम जल्दबाजी में हम उन तिथियों को तो देख ही लें एक बार को, कि कौन सी तिथि में क्या लिखा है। तो आप लिख लीजिए, वेदों की रचना का प्रारंभ जो हुआ है लगभग 3500 साल पहले हुआ है। ठीक है, महापाषाण कपड़ों के निर्माण की शुरुआत जो हुई है वो लगभग 3000 साल पहले हुई है। देखिए महापाषाण का मतलब क्या होता है, महा का मतलब होता है बड़ा, महा का मतलब होता है बड़ा, मैं बता दे रहा हूं संधि विच्छेद करके, इसका महा का मतलब बड़ा, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि बड़ा पत्थर, बड़ा पत्थर। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत जो हुई है लगभग 3000 साल पहले हुई है। इनाम गांव में कृषकों के निवास, इनाम गांव जो महाराष्ट्र में पड़ता है, या कृषकों का निवास जो मिला है वो 3600 से 2700 साल पहले का साक्ष्य मिला है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर एक जो है एक नाम और दिया है, चरक। देखिए चरक जो थे ये आपके कहा जाए, यानी जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के एक जो है शल्य चिकित्सक थे, यानी ये शल्य चिकित्सा में माहिर थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था चरक संहिता। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था चरक संहिता। देखिए मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, बड़ा गर्व करने वाली बात है कि हम आज लोग जो आपकी हार्ट के बाल्ब का ऑपरेशन हो या ब्रेन का ऑपरेशन हो, आप यकीन नहीं मानेंगे, चरक संहिता में इन सभी का जिक्र किया हुआ है। चरक संहिता में इन सभी का प्रोसीजर दिया हुआ है। यानी आप खुद सोचिए, आज से लगभग 2000 साल पहले हमारे ऋषियों ने, यानी कि हमारे ऋषियों ने अपने आत्मबल, अपने ज्ञान बल के आधार पर वो सभी चीजें लिख दी थी जो आज के डॉक्टर जो है वैज्ञानिक अनुसंधान कर करके पता कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि हम लोगों ने वो चीजों को फॉलो नहीं किया। उन चीजों को हमारे जो विदेशी थे, हमारे ग्रंथों, हमारी नॉलेज, हमारे साहित्य को विदेशियों ने जो है कन्वर्ट कर लिया, विदेशियों ने डिकोड किया, उसे पढ़ा और उसे पढ़कर वो लोग आगे बढ़ गए। लेकिन हमने अपने ही साहित्य का जो है अनादर किया, अपने ही साहित्य को हमने कभी
उस योग्य नहीं समझा कि शायद हमें इससे ज्ञान मिल पाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस साहित्य को हमने ना समझने के काफी सारे रीजन भी रहे हैं। आप लोग भी काफी सारे रीजन जानते हैं कि क्या रीजन थे जिसकी वजह से भारतीय को ये साहित्य पढ़ने को मौका नहीं मिल पाया। ये सभी बातें हम जो है आगामी चैप्टरों में आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे आगामी चैप्टरों में हमें ये सब बातें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। ये वर्ण व्यवस्था के बारे में हम सब जानेंगे कि वर्ण व्यवस्था में कैसे विभेद किया गया लोगों के साथ, इसके अगला वाला चैप्टर ही है वर्ण व्यवस्था से संबंधित, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो देखिए चलते चलते मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने ये जो वीडियो है एनसीईआरटी हिस्ट्री वाले वीडियो है, इन सभी की टेस्ट सीरीज वाले वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं। ये जब मैंने चैनल बनाया था स्टार्टिंग में तभी मैंने एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज बनाई थी, तो उसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन है, आई बटन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक आता है उसमें आपको इसका टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा। तो मैं आप लोग सबसे आशा यही करता हूं कि मेरे जो नोट्स वाला वीडियो है यानी शॉर्ट नोट्स वाला वीडियो देखने के बाद अगर आप टेस्ट सीरीज वाला वीडियो भी अगर देख लेंगे तो यकीन मानिए आप प्रीलिम्स के लिए पूरी तरह से परिपक्व हो जाएंगे, यानी प्रीलिम्स के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज वाला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिए। ये वीडियो 30 मिनट का है, वो भी 30 मिनट का देख लेंगे तो यकीन मानिए आपके सॉलिड रूप से आपको तैयार हो जाएगा। आप खुद कहेंगे सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आया, हमें यह भी नॉलेज हो गई कि हमें जो यूपीएससी का एग्जाम में किस तरह से प्रश्न आएंगे, सब कुछ मैंने उसी अनुरूप आपको दिया हुआ है। तो आई होप आप लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।